हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी सा चैप्टर करने जा रहे हैं। जो चैप्टर है वाटर, अरे पानी, जो हम बहुत यूज़ करते हैं और बिना पानी के वी कैन नॉट सर्वाइव। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द यूज़ ऑफ वाटर और विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो देखो, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, बिना पानी के कोई रह नहीं सकता। पानी का कितना यूज़ है, तभी कहते हैं सेव वाटर, है ना। तो हमें पता है कि वाटर का बच्चों जो केमिकल फॉर्मूला है ना, वो है H2O, यानी जिसमें दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। ये कंपाउंड बनाता है वाटर का H2O। ठीक है, तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि पानी में ऑक्सीजन होता है कि नहीं। तो पानी में बिल्कुल ऑक्सीजन होता है, तभी तो इसका फॉर्मूला है H2O। ठीक है, तो देखो, जब से जैसे ही आप शुरू करोगे चैप्टर, तो सबसे पहले बच्चों आपको इसका फॉर्मूला दिखने वाला है जो है H2O। उसके बाद इसका केमिकल नेम। एग्जाम्स में बच्चों इसका केमिकल नेम पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम, और राइट डाउन द केमिकल नेम ऑफ वाटर। तो केमिकल नेम है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है वाटर। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, केमिकल नेम है ये। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 AMU। ठीक है, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। अभी तक हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी अबाउट वाटर, पानी के बारे में, केमिकल नेम, फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास। अब हम देखेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखो, वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। देखो, पानी जो है नेचुरल रिसोर्स है, मैन मेड रिसोर्स तो नहीं है ना। तो पानी नेचुरल रिसोर्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, मोर देन 70% ऑफ अर्थ एरिया इज ऑक्यूपाइड विद वाटर, यानी अर्थ का, यानी पृथ्वी का, धरती का 70% से भी ज़्यादा एरिया वाटर ने घेरा हुआ है। हम तो बस क्रस्ट पे रह रहे हैं। क्रस्ट कितना है? 1-2%, बहुत पतली सी थिन सी लेयर है अर्थ पे, वो है क्रस्ट। हम उस पे रह रहे हैं और 70% ऑफ द अर्थ एरिया इज कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, उसके बाद हाउएवर हार्डली 2.5 ऑफ दिस वाटर मेक्स अप द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। अब देखो, अर्थ का जो पूरा एरिया है वो 70% से घिरा हुआ है ना। 70% पानी से घिरा हुआ है। अब देखो, ये जो 70% पानी जो अर्थ पे है ना, मतलब अगर हम 100% पानी देखें, है ना, ये तो अर्थ का एरिया 70% कवर करा हुआ है पानी ने। तो बच्चों, पानी का 100% में से खाली ओनली 2.5% ही हम जो है फ्रेशली वाटर एज यूज़ कर रहे हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। वो बहुत सारे फॉर बाथ, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और खाना बनाने में यूज़ होता है। खाने के बाद जो बर्तन धोते हैं उसमें भी पानी यूज़ होता है ना। तो खाली 2.5 ही हम यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्रेश वाटर। ठीक है, इंक्लूडिंग द फ्रोजन वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। ठीक है, इसमें ही पोलर जो फ्रोजन वाटर इन पोलर आइस कैप्स आ जाता है इसमें, और ग्लेशियर्स भी इसी में ही इंक्लूड हो जाते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट। अब थ्री फिजिकल स्टेट कौन सी हैं? बहुत आसान सी हैं बच्चों, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखो, वाटर तीनों ही स्टेट में, तीनों ही फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड में भी, सॉलिड में कैसे? अरे बर्फ जमा दो अभी जाके। लिक्विड में तो है ही वाटर, है ना। उसके बाद गैस, आप इसको बॉईल कर दो तो वाटर वेपर, है ना। तो इट्स अकर इन बोथ फ्री एंड कॉम्बाइंड स्टेट। तो वाटर जो है फ्री स्टेट और कॉम्बाइंड स्टेट, दोनों ही स्टेट में जो है एकर्स करता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं, वाटर इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, पानी बच्चों सबको चाहिए, है ना, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल और ह्यूमन बींग्स, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। ठीक है, एंड ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच वी लिव। और देखो, पानी जो है उस इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिस इन्वायरमेंट में बच्चों हम रह रहे हैं। ठीक है, नियरली 70% ऑफ दी अवर बॉडी वेट इज वाटर, यानी आपका जितना वेट है उसका 70% आपकी बॉडी में वाटर है बच्चों। हाँ जी, तो जितना भी आपका वेट है उसका 70% क्या होगा? आपकी बॉडी में वाटर होगा, यानी पानी। ठीक है, अब वाटर इज एसेंशियल फॉर दी मेंटेनेंस एंड कॉन्टिन्यूंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, यानी देखो, प्लांट और एनिमल की दोनों की ही लाइफ के लिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब देखो वाटर एकर्स इन बोथ फ्री एंड कॉम्बाइंड स्टेट, ये हम पूरा पहले बात पढ़ चुके हैं, वो इन्होंने बार बार दोहरा दी। तो वाटर एकर करता है बोथ फ्री और कॉम्बाइंड स्टेट में, ठीक है। उसके बाद वाटर हैज़ द एबिलिटी टू डिजॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस एंड सो इट इज कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई वाटर इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देखो पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी जाता है कि इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला क्यों जाता है, रीजन गिव रीजन वाई वाटर इज कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसीलिए क्योंकि वाटर देखो बच्चों एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट समझते हो, अभी आगे पढ़ोगे तो आगे जब इसका बी पार्ट है ना चैप्टर का, उसमें सॉल्वेंट सॉल्यूशन सॉल्यूट सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। सॉल्वेंट यानी जिस मिक्सचर में हम किसी चीज़ को घोलते हैं। सपोज करो यू आर मेकिंग नींबू पानी, लेमन वाटर फॉर योर फैमिली, है ना। तो यहाँ पे जब नींबू पानी बनाओगे तो आप नींबू घोलोगे किस में, पानी में घोलोगे भाई, पानी को तो नींबू में नहीं घोलोगे ना, नींबू को ही तो पानी में डालोगे। तो यहाँ पे जिसमें आप घोल रहे हो, यानी नींबू आप जिसमें घोल रहे हो जैसे पानी में घोल रहे हो, तो पानी वहाँ पे एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट, यानी जिसमें हम चीज़ को घोलते हैं वो चीज़ सॉल्वेंट होती है। जैसे आप शुगर वाटर बना लो, सॉल्ट वाटर बना लो, है ना, सॉल्टी वाटर बना लो। तो यहाँ पे इन किस कोई सा भी मिक्सचर उठा लो, आप कोई सा भी सॉल्यूशन उठा लो, इन सब में जो सॉल्वेंट है जिसमें घोल रहे हो उस चीज़ को, वो यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो बच्चों ये इस बात में यही कहना चाह रहे हैं कि वाटर जो है बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस को अपने में मतलब बहुत सारे सब्सटेंसेस में घोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वाटर सबके साथ ही मिक्स इजीली हो जाता है, किसी के साथ ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता है ना। तो वाटर जो है वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा, नहीं आया तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आगे जब सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन वगैरह के बारे में पढ़ोगे ना बी पार्ट में, तो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी और बहुत आसानी से लिख के आओगे 3 मार्क्स गेन करके एकदम एग्जाम में, मतलब इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम यहाँ ये देखो बच्चों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं समझा देती हूँ। द एबिलिटी ऑफ वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी लाइफ प्रोसेस इन occurring in nature and for the substances life on earth. At the same time, the same characteristics is basic cause of pollution of water. तो इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि वाटर जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल सॉल्यूशन है सभी लाइफ प्रोसेसेस के लिए, ठीक है, नेचर में, ऑन दी अर्थ, ठीक है। अभी हम आते हैं मेन चीज पे, जो मेन पॉइंट है, वाटर इज प्योरीफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। देखो आपने ओशन वाटर के बारे में सुना होगा, सी वाटर, रिवर वाटर, ये सब क्या होते हैं, सॉल्टी होते हैं। एंड वी कैन नॉट ड्रिंक इट विदाउट द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। मतलब बच्चों ये जो सॉल्टी वाटर है इनमें इतना सॉल्ट है, चाहे ओशन का वाटर उठा लो, चाहे सी का वाटर उठा लो, चाहे रिवर का वाटर उठा लो, ये इतना सॉल्टी वाटर है, इतना नमक है इस पानी में बच्चों कि हम इसको बिना प्योर करे हम जो है इसको बिना प्योर करे हम पी ही नहीं सकते। तो वी कैन नॉट ड्रिंक इट विदाउट द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। तो वाटर इज प्योरीफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अरे भाई हम पानी को प्योर करेंगे, पीने के लिए तो करेंगे, है ना भाई, फिर हमारा क्या फ़ायदा अगर हम पानी को पिए ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब कैसे कैसे प्योर कर रहे हैं और प्योर कर क्यों रहे हैं, ये रीज़न पूछा जाता है। तो बाय रिमूविंग सस्पेंडेड impurities by filtration, dissolve impurities by distillation and bacterial impurities by adding a calculate amount of chlorine। मतलब अब देखो पानी को क्यों करा जा रहा है, साफ क्यों करा जा रहा है, इतनी मेहनत क्यों करी जा रही है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, वैसे आपको पता भी होगा कि पानी जो है हमेशा इम्प्योर होता है, पानी को प्योर ही करना पड़ता है, पानी में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है। वो टीडीएस सुना है ना आपने नाम, मतलब कितना टीडीएस वाटर है आपके घर में भी, जब चेकिंग वगैरह वाले आते होंगे तो वो टीडीएस वाटर नापते होंगे। तो पानी बहुत ज़्यादा पानी में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है, हटाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन करके। अब कैसे कर रहे हैं, बाय एडिंग अ कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लोरीन। ये देखो बच्चों पहले के झमेले हुआ करते थे कि थोड़ी सी क्लोरीन डाल दी, है ना। तो अब तो ऐसा कोई नहीं कर रहा, अब तो मार्केट में जाओ आरओ सिस्टम आ रहा है एंड
बहुत आसानी से पानी प्योर करके पियो, है ना। पर पहले क्या करते थे, पहले इतनी सुविधा नहीं थी, इतना एडवांस नहीं थी दुनिया। तो पहले बच्चों क्या करा जाता था, पानी को प्योर करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन डाल देते थे उसमें, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यानी वाटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसका नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना इसको, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं सबसे पहले नेचर। तो प्योर वाटर इज क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड। देखो, पानी साफ होगा तो बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। कभी पानी में हम थोड़ा सा भी डस्ट पार्टिकल देखते हैं तो हम कहते हैं अरे नहीं नहीं, ये पानी नहीं, ये तो बहुत गंदा है, इसको मत पियो, है ना। तो क्लियर पानी पीना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल कलर नहीं होना चाहिए उसमें से, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, यानी स्मेल नहीं होनी चाहिए। देखो, पानी में अगर स्मेल आए तो आपको पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे पता चलता है कि पानी इम्प्योर है, मतलब प्योर नहीं है। और टेस्ट नहीं आना चाहिए, पर हमें टेस्ट आता है ना, मीठा टेस्ट आता है थोड़ा सा पानी का। वो क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज उसमें अभी भी होती है, इसलिए थोड़ा बहुत मीठा टेस्ट आता है पानी का, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो आपको सबको पता है कि प्योर वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर बॉयल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें ज़्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है, इसमें इतना ही पूछा जाएगा, ये लाइन पढ़ लेना। ग्रेटर द प्रेशर हाइयर द बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। देखो, पानी में जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज डिजॉल्व होगी, यानी पानी जितना ज़्यादा थोड़ा गंदा होगा, है ना, उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब पानी कहीं ना कहीं इम्प्योर है, उसमें कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, इसलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो बढ़ रहा है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट पता है हमें, प्योर वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीजिंग इन प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? डिक्रीज, कम होता जाएगा। यहाँ पे यही पॉइंट लिखा है, अच्छा पॉइंट है, ये भी इसको कर लेना। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो डिक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था इम्प्योरिटीज की वजह से, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और इम्प्योरिटीज की वजह से ही फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, ये याद रखना, कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। अब आते हैं डेंसिटी पे। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस हैज़ दी मैक्सिमम डेंसिटी। देखो, पानी की मैक्सिमम डेंसिटी पूछी जाती है, वन वर्ड उठा लो, एमसीक्यूज उठा लो, फिल इन द ब्लैंक्स उठा लो कि व्हाट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ लेते हैं, तो आपको कैसे लिखना होता है, खाली 4 डिग्री सेल्सियस नहीं लिख के आने का, लिखना है कि द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज 4 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। ये याद रखने हैं आपको दोनों नंबर्स। तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है? 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। देखो, ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। जो वाटर एक्सपेंड करता है ऑन फ्रीजिंग 92 वॉल्यूम ऑफ द वाटर बिकम 100 वॉल्यूम। यानी देखो, जब पानी को फ्रीज करोगे, यानी जमाओगे, बर्फ जमाओगे, तो उसकी जो वॉल्यूम होगी वो 92 से 100 जाएगी। मतलब जब आप पानी को, ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, जब पानी को बच्चों हम फ्रीज करते हैं, जमाते हैं, है ना, बर्फ जमाते हैं, ऑब्वियसली सभी जमाते हैं। गर्मियों में तो बहुत अच्छी लगती है कोल्ड ड्रिंक में बर्फ डाल के पीने का, बहुत मन कर रहा है, बट अभी सर्दियाँ हो रही हैं ठीक है। तो जो पानी का वैसे वॉल्यूम कितना था जब आपने जमाया नहीं था, जब वो लिक्विड स्टेट में था तब था 92 वॉल्यूम। बट जैसे आप बच्चों उसको फ्रीज कर दोगे, जमा दोगे, बर्फ जमाओगे, वैसे ही उसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होके क्या हो जाएगा बच्चों? 100 वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो बच्चों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट द एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये क्या है? एनॉमलस होता है बच्चों अजीबोगरीब, है ना। किसी का जब कोई इंसान अजीबोगरीब बिहेव करता है, यानी जैसा वो नॉर्मल रह रहा है उससे थोड़ा अलग, तो हम बोलते हैं ना बड़ा एनॉमलस सा, बड़ा नर्वस सा बिहेव कर रहा है, क्या हो रहा है ना। तो एनॉमलस यानी अजीबोगरीब बिहेव करना पानी का, ठीक है। तो वाटर हैज़ एन एज यूजुअल फिजिकल प्रॉपर्टी
व्हेन कूल्ड इट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इट वॉल्यूम। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पानी को आप कूल करोगे बच्चा, यानी ठंडा करोगे, तो पानी क्या करेगा, अपनी वॉल्यूम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, यानी कॉन्ट्रैक्ट यानी पास पास लाएगा, है ना। एज डू अदर वाटर बट बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, है ना, यानी अगर पानी बेटा आपका 4 डिग्री सेल्सियस से कम है ना, 4 डिग्री सेल्सियस से पानी कम है, तो ये पानी क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा अपनी वॉल्यूम को। ठीक है, इसमें यही है, बस आपको इतना याद रखना है कि पानी कूल करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे नीचे बिलो 4 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट करेगा एक्सपेंड एक्सपेंड करना। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यानी ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये वाला देखो बस, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आइस टू चेंज इनटू वाटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस, इट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। अच्छा यहाँ पे देखो, जब भी बेटा आपको देखो, जैसे आपने बर्फ जमा दी है ना, अब आप उस बर्फ को दोबारा कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें, पानी में, है ना। आपने बर्फ जमा दी, आपने नहीं करना कुछ बर्फ का, अब आप उसको दोबारा मेल्ट करना चाह रहे हो, पानी में दोबारा इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो, है ना। तो ये जो है ना, जो एनर्जी अब आइस लेगी, हीट कर रहे हो ना, उसको मेल्ट कर रहे हो आइस को, तभी तो वो बनेगी ना वाटर। जैसे कभी कभी आइसक्रीम भी मेल्ट हो जाती है तो आइसक्रीम पिघल जाती है ना बच्चों। तो वैसे ही अब बर्फ जो है, जितनी एनर्जी हीट अब दे रहे हो, बर्फ को हीट दे रहे हो भाई, हीट दोगे यानी बाहर रख दोगे, ऐसा थोड़ी है कि मोमबत्ती से जलाने लग जाओगे। बाहर रख दो, ऐसे ही अपने आप पिघल जाएगी बर्फ, है ना। तो अपने आप क्यों पिघली, बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से, है ना। तो बच्चों यहाँ क्या हुआ, बाहर के एटमॉस्फेयर से बाहर की जो हीट है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से क्या हुआ, बर्फ पिघलने लग गई। अब वो जो अमाउंट ऑफ हीट बर्फ ले रही है टू कन्वर्ट इनटू द स्टेट ऑफ लिक्विड, उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू याद कर लो, आती है 336 जूल, ठीक है, और 80 कैलोरी। बस अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर पढ़ते हैं। तो इसमें इतना पढ़ना है बस, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, हो क्या रहा है, अभी आपने पानी को क्या करना है, बॉयल करना है, यानी वाटर वेपर में चेंज करना है। ठीक है, यू वांट टू कन्वर्ट द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर इनटू द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, वाटर वेपर में करना है। तो आप क्या करोगे, उसको बॉईल करना स्टार्ट कर दोगे। अब पानी जो है, जितने हीट ले रहा है लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाने में, उतनी ही हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। बस इतना सा है। इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है 2268 जूल, या फिर 540 कैलोरी। अब हम आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। तो बच्चों ये क्या है, ये देखते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट हैज बीन फाउंड दैट 1 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस अबाउट एब्जॉर्ब 4.2 जूल ऑफ इट्स हीट एनर्जी। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 ग्राम वाटर को हीट कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस हीट करने में जो एनर्जी लग रही है 4.2 जूल, यानी 1 कैलोरी, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी अभी समझ नहीं आया होगा, एक बाउल लो, उसमें 1 ग्राम पानी डाल दो, अब उसको आपको 1 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, हीट करना है। तो वो उस जो 1 ग्राम वाटर है उसको हीट करने में, मतलब उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, उसका जो भी एनर्जी लगी है, जितनी भी हीट लगी है 4.2 जूल की, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मैंने आपको पहले बता दिया इस वाली लाइन में कि वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यहाँ कहीं आया था ये रहा। तो इसमें बस इतना ही है, ज़्यादा मैं इसमें नहीं पढ़ाऊँगी, और बस आपको खुद ही रीडिंग करनी है कि वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जो बहुत सारे सॉल्यूट को जो है अपने में मिक्स कर लेता है विदाउट एनी रिएक्शन टू फॉर्म अ सॉल्यूशन।
तो हमारा ये पार्ट इसी के साथ बच्चों कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका बी पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जो बहुत लेंथी है वैसे, बट इजी भी उतना ही है। जितना ज़्यादा लेंथी है उतना ज़्यादा इजी है। तो अभी के लिए बाय बाय। इसको रिवाइज करना और बस पढ़ना और अच्छा करना अपनी स्टडी में।